हेलो बच्चों, वेलकम टू ए ज़बरदस्त सा लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चैप्टर नंबर 1। यह है हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है उसका सेंस तो हम लास्ट लेक्चर में ले चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज़ों के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेट वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सेमी सर्कल के सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फिर क्वाड सर्कल के सेंटर पर कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बहुत बढ़िया सा लेक्चर होने वाला है। अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटे तो चैनल मेरा सब सब्सक्राइब मार लो अच्छे से। ठीक है, देखो ये लेक्चर शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होगा, वो सब पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली आगे जो जितने भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उन सब में काम आने वाला है। ठीक है, देखिए होता क्या है, हमने चैप्टर नंबर 1 में इसी चैप्टर की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। वहाँ पे हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तीनों को बहुत डिटेल में हमने वहाँ कवर किया था, और हमने ये चीज़ देखी थी कि हम फ्रिक्शन से चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, या कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट से टच कर दो, दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, या फिर एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास रख दो तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज हो जाता है। ये 3 बेसिकली मेथड हमने कवर किए थे। उसके बाद एक लेक्चर था अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में हमने बात की थी कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर, एक Q1 और एक Q2, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इतना फोर्स जो है वो लगाते हैं। ये हमने बात की थी कि 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर इतना फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ 2 चार्ज के बारे में बात कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं। मगर सोच के देखो कि अगर मैं किसी चीज़ को फ्रिक्शन से चार्ज कर रहा हूँ तो क्या 1 या 2 चार्ज ही ट्रांसफ़र होते होंगे, यानी कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते होंगे क्या? नहीं, बहुत सारे चार्ज ट्रांसफ़र होते होंगे। जो ऑब्जेक्ट चार्ज होता है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। वहाँ पे बल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो फिर हम उस समय ये लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाला था। अगर मुझे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस वाले पॉइंट पर, तो फॉर्मूला बनता है Q1/r², मतलब कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करके ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड किया था। तो फिर अगर चार्ज एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने चार्ज किया, उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज आ गए और मुझे इस पॉइंट पर, इसके आसपास किसी एक पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं कूलम्ब्स लॉ को कैसे अप्लाई करूँगा? प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कि मुझे कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करना है, मगर यहाँ पे चार्ज एक नहीं है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, खूब सारे चार्ज हैं। तो उन खूब सारे चार्ज की वजह से यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो फाइंड करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ आ रही है अगर मैं सिर्फ कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब समझ गए कि क्यों पढ़ना है ये टॉपिक, क्या काम है इसका। चलिए समझते हैं, देखो कहाँ पे इसका काम आएगा, कैसे इसको यूज़ करना है, इस टॉपिक का सेंस क्या है। ठीक है, देखो अगर हम बहुत ही डिटेल में एकदम मॉलिक्यूलर उसके अंदर चले जाएं, एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, तो हम देखेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है ना। एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, एक ये इलेक्ट्रॉन रहा, बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, खतरनाक सा हम माइक्रोस्कोप बना ले, नेक्स्ट लेवल वाला जो अभी तक बना ही नहीं दुनिया पर, हम बना ले और उसको जूम करते जाए इलेक्ट्रॉन हमको दिखने लगे, तो हमको लगेगा, हम देख पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। हमें हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखेगा, लेकिन कब? एटॉमिक लेवल पर जाकर।
लेकिन अगर मैं नेक्ड आई से अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख पाते तो आपको क्या लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखते? नहीं दिखते, नहीं दिखते। कारण क्योंकि साइज बहुत छोटी और बहुत ही छोटी जगह में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मान लो खूब सारे इलेक्ट्रॉन अगर मुझे दिखने लगे तो अगर नेक्ड आई से मैं उनको देखूंगा तो क्या वो मुझे अलग अलग दिखेंगे? नहीं दिखेंगे अलग अलग। जैसे मैं बोलूं इस एक पॉइंट के अंदर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन है, 10⁴ इलेक्ट्रॉन मान लो आ सकते हैं, है ना। एक रफ नंबर ले लिया मैंने, इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर इतनी सी जगह के अंदर आ रहे हैं तो पूरे बोर्ड पर अगर इतने कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सोचो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम उनको अपनी नेक्ड आई से देख पाए तो वो इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ऐसा नहीं दिखेगा। हम कैसे दिखेगा? इसके अंदर 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो हमें कैसे दिखेगा कि ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा लगेगा जैसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उनका। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें दिखेगा जैसे एक लेयर है, इलेक्ट्रॉन्स की पूरी एक लेयर है जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ऐसा दिखेगा ना। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें पढ़ना है और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक लेवल पे ना पढ़ के हम अपने लेवल पे जो हम चीज़ों को देखते हैं, इस लेवल पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को सोचने की या देखने की कोशिश करें तो हमें इलेक्ट्रॉन हर जगह कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखेंगे। जैसे एक लेयर होती है, एक लेयर की तरह डिस्ट्रीब्यूट होते दिखेंगे हमें हर जगह। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, देखो ध्यान से समझना कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें हैं, मतलब तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की जो सिमेट्री है, सिमेट्री और मैं बोल सकता हूँ कि शेप्स हैं, उन शेप्स के हिसाब से तीन तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब बात ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की हम बात कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। हम जितनी भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाएंगे, सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, सब चीज़ में आपको ध्यान रखना, नोट कर लो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी इस लेक्चर में हम जितनी भी बात करेंगे वो सारी की सारी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होगी। ठीक है। तो शेप्स के हिसाब से हमने तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन कौन सा तीन टाइप बेटा? पहला वाला होता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और एक तीसरा भी होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जहाँ पर एक से ज़्यादा चार्ज अवेलेबल होंगे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा। ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जो हम रियल में जो चीज़ें देख रहे हैं उस लेवल पर हम इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करें तो हमको वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट दिखेगा। उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, उनके अंदर गैप्स आपको बेसिकली नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट एक वायर के फॉर्म में है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट जिसको हम चार्ज कर रहे हैं अगर वो शीट है एक तरीके की, क्या है, जैसे पेपर शीट हो गई, इस है ना, मेटल शीट हो गई, पेपर होता है ना इस तरीके की, मेटल शीट हो गई जिसको हमने चार्ज कर दिया, तो उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मान लो एक मेटल ऑब्जेक्ट और सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके अंदर वो सॉलिड है, मेटल या इंसुलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, जिसके अंदर चार्ज भर रहे हैं बेसिकली, जिसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो स्फेयर हो, इनके वॉल्यूम के अंदर चार्ज अगर भरा हुआ है, वॉल्यूम मतलब जैसे मैं बोलूँ एक जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर भरा, तो वाटर किस चीज़ के अंदर आ रखा है, उसका वॉल्यूम के अंदर। तो अगर मैं चार्ज को उस ग्लास के अंदर भरते जाऊँ तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है।
तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं तीनों को। हेडिंग डालो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये नोट करो, डेफिनेशन नोट करो इसकी, ये डायग्राम बनाओ, बढ़िया से डायग्राम बनाओ, नोट करो। हो गया नोट, हो गया नोट। अब एक टर्म यूज होती है, देखो ये टर्म हमें याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए लीनियर ऑब्जेक्ट, ऑन ए लीनियर ऑब्जेक्ट देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक टर्म जो बार बार यूज होगी, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। अगर मान लो चार्ज किसी लीनियर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। मैं सीजीएस यूनिट में बात करूं तो 1 सेंटीमीटर, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, उस यूनिट स्टैंडर्ड के अंदर 1 सेंटीमीटर में जैसे मैंने ये ले लिया, इसके 1 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज अवेलेबल है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। 1 सेंटीमीटर पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूँ, इसके ऊपर मान लो 50 चार्ज प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर पे, एक दूसरा ले लिया, उसके 100 चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर 100 चार्ज है, इसमें 50 चार्ज है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिस पे ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मस्ट है। जो क्वेश्चन भी बनेंगे ना उस पर भी लिखा होगा साफ साफ कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा, और लैम्डा को हम डिफाइन करते हैं बेटा, नोट कर लेना, डेफिनेशन नोट कर लेना। लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। कैसा क्या फॉर्मूला बनेगा? लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। इसकी डेफिनेशन भी लिख लो बेटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे मैं बोलूं कि भाई इसकी लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, और इस 20 सेंटीमीटर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगभग 100 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। कितना चार्ज? 100 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, है ना। सीजीएस, चलो एसआई की कर लो, सीजीएस में फिर इसको स्टेट होता है इलेक्ट्रोस्टेट, वो लिखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये लगभग 2 मीटर है, ये लेंथ 2 मीटर है, 100 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 मीटर के ऊपर कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा? 1 मीटर के ऊपर तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है? 50 कूलम। तो ये जो आया इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज है टोटल, उसको डिवाइड कर दो सी की लेंथ से, तो हमें मिल जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। बोलो, इतनी बात क्लियर है? लैम्डा का मतलब 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 mm के अंदर कितना चार्ज अवेलेबल है, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट देखो क्या बनेगी, ऐसा यूनिट क्या बनेगी? ऊपर चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, और नीचे लेंथ की मीटर, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स। नोट कर लो, ऐसा यूनिट नोट कर लो, कूलम मीटर इनवर्स। ठीक है, कूलम मीटर इनवर्स। दूसरी चीज नोट करो, डायमेंशनल फॉर्मूला सोचो क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला जो आपका होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा आपका, वो बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 में बताया आपको, वो होता है AT और IT भी यूज करते हैं। ठीक है, लेंथ है, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे L चला जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला अपना बनेगा M0, है ना, M0 L इनवर्स TA। नोट कर लो, L नीचे पॉजिटिव का था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। M है नहीं तो M0 लगा दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म है। M
कोई पावर है ही नहीं, एम आ ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू हमने लिख दी 0, एल नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस, T1 A1, ये बन गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फटाफट नोट करो, इतना डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बड़ा सा डायग्राम बनाओ। एक शीट हमने ले ली, इस शीट को हमने चार्ज कर दिया, एक शीट को हमने चार्ज कर दिया, इसके ऊपर खूब सारे चार्ज आ चुके हैं, मेटल शीट है ना। अच्छा एक और चीज़ है इसके अंदर, एक और चीज़ लिख लो, हम इसको कई बार वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, वन डायमेंशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलिए इसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन, 2D है ना, टू डायमेंशन। चलिए तो ऐसी शीट है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन नोट करो बेटा, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी एक नई टर्म यूज होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। और इसका नाम होता है सरफेस, इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे पहले किया था, पहले लेंथ की बात हो रही थी तो लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर सरफेस की बात हो रही तो सरफेस एरिया कर देंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा कैन बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, कौन सा एरिया? जिस एरिया के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ना, लाई कर रहा है, उस सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेफिनेशन भी लिख लो और करके है कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चार्ज की जगह Q, नीचे एरिया को लिख दो A, तो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A। ऐसा यूनिट देखो क्या बनेगी, ऐसा यूनिट देखो, ऊपर चार्ज है, चार्ज मतलब कूलम, नीचे एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? C पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर माइनस। ठीक है, क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर चार्ज है ना, Q बाय A। चार्ज का मतलब 80, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर, मीटर को मतलब लेंथ में लिखते हैं, लेंथ कितनी होती है? लेंथ को मतलब L से डिनोट करते हैं, तो L स्क्वायर। नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, कुछ नहीं है तो लिख दो m0, m तो है नहीं तो m0, L की पावर -2, +2 था, ऊपर जाके -2, फिर T, फिर A। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 टाइप बताए थे, 2 हो गए अपने। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले नोट करो फटाफट से डेफिनेशन, डायग्राम बनाओ बढ़िया से। ठीक है, चलिए हो गया। इसके लिए भी एक नई टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रोने वाला रो नहीं बेटा, रो। ठीक है, RH रो। रेजिस्टिविटी क्लास 10, चैप्टर नंबर पता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नाम था चैप्टर का, है ना। चलिए रो, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको भी बढ़िया वैसे डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब चार्ज मतलब Q, वॉल्यूम मतलब V। ये हो गया रो इक्वल्स टू Q बाय V। कितना चार्ज इसके अंदर भरा हुआ है यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट देखिए, अब तो सीख गए होगे। ऐसा यूनिट मतलब ऊपर चार्ज, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब मतलब
एल क्यूब, नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव, सॉरी ऐसा यूनिट लिखना है ना, डायमेंशनल ऐसा यूनिट कॉम्बिनेशन बन गया ये तो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो हो जाएगा चार्ज मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो इसका, ऊपर चार्ज रो इक्वल टू ऊपर चार्ज तो लिख दिया हमने 80, नीचे क्या है वॉल्यूम मतलब L3, ठीक है, ऊपर लेकर गए तो m0 L-3 T और A, नोट करो। ठीक है, बढ़िया से तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। ठीक, चलिए फिर सिचुएशन के हिसाब से हम डेरिवेशन को आगे की तरफ करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक वायर है, और ये वायर चार्ज्ड है। कैसा है बेटे? चार्ज्ड वायर है। हमें निकालना है इस चार्ज वायर की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहाँ मान लिया हमने एक P पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है, इस P पॉइंट से कितना दूर है, मतलब कंडक्टर से कितना दूर है, ये है R डिस्टेंस पर है ये P पॉइंट। ठीक है, और जिस पॉइंट से माना उसको हमने मान लिया O। ठीक है, इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वायर, और ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है। कहीं भी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि इसके सेंटर से P पॉइंट लिया जाए, कहीं से भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक चार्ज वायर ले लिया, इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वहाँ हमने कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे मैं बोलूँ, एक ये Q चार्ज है और ये Q चार्ज पॉइंट चार्ज है, मैं इस Q पॉइंट से R डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कैसे लिखूंगा फार्मूला? K, फिर ये चार्ज Q, KQ, कितना दूर निकलना है R, तो KQ/R²। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ तो बहुत सारी चार्ज है, यहाँ तो पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा? क्योंकि तरीका तो हमने एक ही सीखा है अभी तक कि भाई कूलम्ब्स लॉ लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब यहाँ कूलम्ब्स लॉ मेरे को कैसे लगाना है? अब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे कूलम्ब्स लॉ की फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, चार्ज मस्ट बी पॉइंट, छोटा सा चार्ज होना चाहिए। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ कंसिडर करेंगे एक छोटी सी लेंथ। समझ रहे हो ना क्यों कंसिडर की है? ताकि हम क्या लगा पाए बेटा? कूलम्ब्स लॉ लगा पाए। एक छोटी सी लेंथ हमने कंसिडर कर ली है ना, और इस लेंथ को हमने मान लिया dy। कितना मान लिया बेटे? dy लेंथ मान लिया। कितना मान लिया? dy लेंथ। अच्छा सर, dy लेंथ मानने से क्या फायदा हुआ? भाई जितनी छोटी लेंथ चार्ज उतना छोटा है, जितनी ज़्यादा लेंथ चार्ज उतना ज़्यादा। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये dy जो लेंथ है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है dq। कितना चार्ज है? dq। dy लेंथ पर चार्ज कितना है? dq चार्ज है। और जो dy एलिमेंट है ये आपका O पॉइंट से लगभग y डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है बेटा? y डिस्टेंस पर है। मुद्दा समझ गए? मेरे को लगाना है कूलम्ब्स लॉ के लिए मुझे चाहिए पॉइंट चार्ज के लिए हमने माना एक छोटा सा dy एलिमेंट इसलिए माना ताकि उसके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा? dq कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? चलिए, मैं dy जो लेंथ है जिसके ऊपर dq चार्ज है, इसकी वजह से मैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करता हूँ। ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसको हम बोल देते हैं थीटा। कितना बोल देते हैं बेटे? थीटा बोल देते हैं। बोले ये सिचुएशन बढ़िया से क्लियर हो गई? इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं ना? अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू अभी हम लिखेंगे। देखो हमने पढ़ रखा है, अभी तक तो नहीं पढ़ा, आगे और पढ़ेंगे। देखो 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी सरफेस के साथ अगर वो इंक्लाइंड होती है तो उसके हम क्या कर सकते हैं बेटा? वेक्टर्स कर सकते हैं। और कैसे वेक्टर्स होते हैं भाई? एंगल के साथ जो भी कंपोनेंट बनेगा वो कॉस बनेगा, तो ये बनेगा DE cos थीटा और ये बन जाएगा आपका DE sin थीटा।
तो अगर मैं यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने माना है, इस पी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, दूर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन कैसे बनाई हमने, क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ हमने कवर कर रखी है, ठीक है। तो मैं इसके दो कॉम्पोनेंट बना सकता हूँ, एक इधर और एक इधर। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। ये एंगल थीटा है तो मान लो डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना वो बना डी ई। भाई छोटा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा बनेगा ना, तो यहाँ कंपोनेंट कितना बनेगा, डी ई कॉस थीटा। कॉस का है बना क्योंकि एंगल के साथ ही कंपोनेंट है। दूसरा क्या बनेगा, डी ई साइन थीटा। इतनी बात में कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस डायग्राम को बड़े से बनाओ, अच्छे से बनाओ। वही सिचुएशन है देखो सारी, ये डिस्टेंस x मान ली, ये डिस्टेंस y मान ली, ये डिस्टेंस r मान ली हमने, है ना। इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। दो कंपोनेंट बन गए, ये जो डायरेक्शन है ये है अपनी DE, है ना। ये DE की डायरेक्शन, दो कंपोनेंट बने DE x और DE y। x माना x एक्सिस में, y माना y एक्सिस में, ठीक है। चलिए अब हम लिखना चाहते हैं, देखो ध्यान से समझना, मैं एक एक पॉइंट बड़ा समझाऊंगा क्या क्या चीज़ हम मान रहे हैं। तो मैं इस डी वाई पर जो डी क्यू आ रहा है, डी क्यू चार्ज जो आ रहा है, स्मॉल क्यू मान लेते हैं, डी क्यू चार्ज जो आ रहा है, डी क्यू चार्ज जो आ रहा है बेसिकली, डी क्यू चार्ज जो आ रहा है, इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सोचिए, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड बाय डी क्यू एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। सोचिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू, ड्यू टू डी क्यू एट पॉइंट पी कितना होगा। देखो ध्यान से, मैंने बोला कि डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, के कितना चार्ज है बेटा, डी क्यू चार्ज है, कितना डिस्टेंस पर है बेटा, आर स्क्वायर डिस्टेंस पर है। इक्वेशन नंबर मान ली पर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो वन मत मानो, अभी वन मत मानो, इसको आगे मानेंगे वन, अभी तो मॉडिफाई करते हैं इसको। इतना ठीक है, इसमें कोई परेशानी तो बताओ, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए बेटे। नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, इजी कुछ करा ही नहीं हमने बोला डी क्यू से इस पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। मैं इस डी क्यू और आर को चेंज करना चाहता हूँ। सर रहने दो ना, अच्छा लग रहा है ऐसे ही। नहीं करना पड़ेगा, क्या करें, जरूरत है अपनी। इस आर की वैल्यू देखो यहाँ से क्या हो सकती है, इस ट्रायंगल में लगाओ बेटा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाओ बेटे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आर की। सर करके दिखाओ ना, क्या सर, ठीक है। देखो पाइथागोरस आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आर की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट चला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू होगी आर की। इस वैल्यू को उठाओ और एज इट इज यहाँ पुट कर दो। पहली चीज़ को पुट करना है। दूसरी चीज़ अभी हमने पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि आपको क्या बताती है कि जहाँ किसी भी वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ जो भी हो, एल है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो मैं निकालना चाहता हूँ इस डी वाई लेंथ पर कितना चार्ज होगा। इस डी क्यू की वैल्यू तभी तो पता चलेगी। कैसे पता चलेगी, देखो मान लिया मैंने ये जो वायर था, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्डा। कितनी मान ली हमने कि इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा है, चार्ज कितना चार्ज माना हमने, डी क्यू चार्ज माना। कितनी लेंथ पर माना हमने, डी वाई लेंथ पर माना। डी क्यू चार्ज माना हमने डी वाई लेंथ पर। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास हो जाती है, लैम्डा डी वाई। बोलिए कोई परेशानी। डी क्यू की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से, आर की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू उठाओ यहाँ पुट कर दो। चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, के डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर से रूट साफ। फॉर्मूला बन गया के लैम्डा डी वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, बढ़े आगे। के लैम्डा डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, मैं चाहता हूं इस डी वाई की टोटल वैल्यू फाइंड करना। क्या चाहते हैं बेटे? टोटल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। किसकी टोटल वैल्यू? डी वाई की। डी वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि डी वाई जो है ये सर्टेन नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। डी वाई की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि अनडिफाइंड है। ठीक। दूसरा, इस वाई की वैल्यू भी हमने रैंडमली कुछ भी मान ली कि भाई 0 से यहाँ तक ये वाई है, हमें पूरी लेंथ पता है उसकी, लेकिन उस पूरी लेंथ पे छोटा सा सामने y माना था। तो इस y की कितनी वैल्यू है, ये ओवरऑल लेंथ का कितना है, ये y कितना मतलब कितना परसेंट है या कितनी वैल्यू उसके कंपैरिजन में, वो हमें अभी नहीं पता। तो हमारे लिए y भी जो है वो अनडिफाइंड है और dy भी जो है वो अनडिफाइंड है। तो हम dy और y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, फिर इस वैल्यू में पुट करेंगे, फिर हमारे पास कुछ आंसर आएगा। देखते हैं क्या। देखो, हमें वो बात करनी है डी वाई की। तो डी वाई वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस बेसिकली। तो अगर मैं इसके अंदर टेन थीटा लगाने की कोशिश करूँ, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? वाई की वैल्यू चाहिए और डी वाई की वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे वाई चाहिए तो मैं लगा सकता हूँ पी बाई बी। सोचो, पी बाई बी, टेन थीटा लगा सकता हूँ। तो हम लगा सकते हैं, देखो क्या कि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है बेटा? वाई। बी कितना है अपने पास? एक्स। तो वाई की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी हो गई, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाती है एक्स टेन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। वाई की वैल्यू हो गई एक्स टेन थीटा। तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई, कितनी होती है वाई की वैल्यू? एक्स टेन थीटा। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए डी वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू? डी वाई है ना, डी वाई। सर डी वाई कैसे निकालेंगे? अरे डिफरेंशिएशन कर दो यार, सिंपल सी बात है। चलो डिफरेंशिएशन करो, डी वाई बाय थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो। एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका कुछ होना नहीं है। टेन का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने पास हो जाएगा क्या? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा को ले जाओ उधर, डी वाई की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी हमको, क्या मिलेगी? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो डी वाई की वैल्यू भी मिल गई हमारे पास, और हमें वाई की वैल्यू भी मिल गई, डी वाई की वैल्यू भी मिल गई। दोनों वैल्यू उठाओ और पुट कर दो इस इक्वेशन में। अभी तक क्या दिक्कत? डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, वैल्यू पुट की हमने आर की और डी क्यू की, तो ये इक्वेशन बनी ये। इसके अंदर हमने वाई की वैल्यू फाइंड की, डी वाई की वैल्यू फाइंड की, दोनों इस इक्वेशन में पुट कर दो। डी ई की जो फाइनल वैल्यू हमको मिल रही है वो होगी के लैम्डा डी वाई की वैल्यू कितनी है? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर करके लिख दिया। इस वैल्यू को नोट करके रखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 फाइनली, है ना? 1 या 2 दे दो, सॉरी 1 तो दे रखा है ना, 2 दे दो इक्वेशन नंबर 2। डी की वैल्यू इतना नोट कर लिया बढ़िया से, अब ध्यान देना। देखो अभी हमने डेरिवेशन आधा किया है। कितना कर लिया हमने इस डी वाई की वजह से इस पी पॉइंट पर जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। अब इस डी की, क्योंकि ये इंक्लाइन था थीटा एंगल पर, तो हमने इसके कर लिए 2 कंपोनेंट बना, एक बना डी ई एक्स डायरेक्शन में और एक बना डी वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू हो गई थी अपना कॉस के साथ है, तो ये वैल्यू हो गई थी अपनी डी ई कॉस थीटा, और ये वाला दूसरा वाला साइन में हो जाता तो ये हो जाएगा अपना डी ई साइन थीटा। 2 कंपोनेंट हो गए अपने पास, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब क्योंकि इस पूरे की दोनों की वैल्यू होगी, कुछ भी कैंसिल आउट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन y डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन निकालते हैं पहले, x डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे हैं DE x से, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, DE cos थीटा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। चलो D की वैल्यू क्या थी, ये रही D की वैल्यू, k लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा। चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, k लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय x स्क्वायर थीटा डी थीटा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा एज इट इज, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अच्छा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके देखो क्या बन रहा है, ये बनेगा k लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने बढ़िया से पढ़ी है तो आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, k लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, सर कितना थीटा, एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर निपटा दिया, एक x से एक x निपटा दिया, और फाइनल आंसर देखो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, k लैम्डा अपॉन x, ऊपर बचेगा एक और चीज़, वो है अपनी cos थीटा, और बचा d थीटा। ये चीज़ें जो है वो हमारे पास एक बच रही है, k लैम्डा cos थीटा d थीटा। अब क्या करें, चलिए, अच्छा ये जो डायग्राम दिख रहा है, अपने जो पिछले जो डायग्राम बना था वहाँ पे हमने इसको क्या माना है, x माना, तो यहाँ लिख देते हैं x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ये तो वैल्यू आई है किसकी, DE इन x, DE, और ये सर D का मतलब ये तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए आइए इधर, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E आएगा। इंटीग्रेशन के साइन लगा दिया हमने, क्या लिखा, k लैम्डा cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x। सर इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लिमिट बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्या देखेंगे लिमिट के लिए हम क्या करने वाले हैं, डायग्राम में देखो, वापस आते हैं, थोड़ा साफ कर दें बेटा। ये टॉपिक अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है ना, अगर आप 12वीं क्लास में अभी आए हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ये पूरा ही लेक्चर देखो, जरूरी है आपके लिए। अगर आप ड्रॉपर हो, आप पहले से पढ़ चुके हो, आप ये सब चीज़ें जानते हो, तो फिर आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वन शॉट से काम चलाओ। ठीक है, देखो वन शॉट और इसका इंपॉर्टेंस समझना। वन शॉट अगर आप अभी 12th में आए हो ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा है 12th के बारे में, आपके लिए वन शॉट नहीं है। वन शॉट किसके लिए है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए वन शॉट है। रिवीजन के लिए, क्योंकि उनको पहले से डिटेल में वो पढ़ चुके हैं, उनको सारी चीज़ें पहले से मालूम है। आप अभी आए हो नए, आप अपनी इच्छा मत रखो कि मेरे को वन शॉट से पढ़ने का है, मत पढ़ो बेटा, मत पढ़ो। ये चैप्टर्स हैं पूरे 20-20, 25-25 घंटे के चैप्टर्स हैं, आपको उतना समय इनको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर जो हमें वो लगाना है, क्या लगाना है, हमें लिमिट लगाना है, तो क्या करें। देखो अगर मैं इस dy को थोड़ा ऊपर मानता, सबसे ऊपर से यहाँ से जो एंगल बनेगा, बहुत बेहतरीन एंगल बनाया यार, गजब एंगल बनाया सर, मज़ा ही आ गया। यहाँ से जो एंगल बनेगा, अरे यार कैसे चलेगा ऐसे,
हाँ चलो ये ठीक है, काम चल जाएगा। और एक नीचे वाले से एक एंगल बना दिया हमने। सोचो ये dy मैंने यहाँ माना, अगर मैंने dy यहाँ माना होता तो क्या ये एंगल चेंज हो जाता? बिल्कुल सर चेंज हो जाता, होना ही है। तो ये एंगल कहाँ तक चेंज होगा? कहाँ तक चेंज होगा? टॉप तक और बिल्कुल बॉटम तक। टॉप तक चेंज होगा, टॉप से बॉटम तक। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये एंगल जो है वो है θ2, ये एंगल जो बॉटम पूरा टॉप से जो बन रहा है उसको मैंने मान लिया θ1, और जो बॉटम के साथ बन रहा है उसको मैंने मान लिया θ2। अब अगर मैंने इसको ओरिजिन माना है, ध्यान से समझना बेटा, इसको अगर मैंने ओरिजिन माना है तो ओरिजिन के नीचे वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा माइनस, ऊपर वाला हमने ले लिया प्लस, है ना। ओरिजिन के नीचे चीज़ें क्या आती है? नेगेटिव आती है, तो नीचे नेगेटिव से ऊपर तक पूरा Q2 से -Q2 से Q1 तक। तो लिमिट क्या आ गई अपनी? -Q2 से Q1, -Q2 से Q1 क्यों आई सर? बॉटम से लेके डीएल एलिमेंट मानते जाओ, बॉटम में डीएल एलिमेंट माना, ऊपर माना, हर बार एंगल चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं मानता तो कुछ और एंगल बनता, यहाँ पे डीएल मानता तो कुछ और एंगल बनता। तो मुझे पूरे की वजह से अगर चाहिए तो मैंने डीएल की वजह से निकाल लिया जिसका एंगल कितना था? थीटा। पर मुझे पूरे की वजह से चाहिए तो पूरे के लिए एंगल कितना कवर होगा? इस ओरिजिन के नीचे θ2 माना, ऊपर θ1, तो θ2 से लेकर θ1 तक जाने में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कवर होगा, पूरा का पूरा कंडक्टर जो है वो कवर होगा। तो हमने लिमिट ले ली -θ2 से θ1 की तरफ। चलिए जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो सबको बाहर निकालो। देखो k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, x कांस्टेंट, अंदर बच रहा है आपका, क्या बच रहा है बेटा? अंदर बच रहा है cos थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए, ये नोट कर लिया बढ़िया से। cos थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए सर, sin थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin का माइनस cos। चलिए बढ़िया आगे, चलिए तो k एज इट इज d, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड x, k इधर, लैम्डा इधर, अपॉन x। सर ex क्यों लिखा है? तो dx सर टोटल कर दिया ना, इंटीग्रेशन कर दिया, टोटल मिल गया तो इसको हम लिख दिया ex। चलो cos का हो जाएगा बेटा sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? -θ2 से θ1 तक लेकर जाना है, ठीक है। चलिए k लैम्डा इज इट इज अपॉन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin θ1 माइनस sin -θ2। साइन जो है माइनस को बाहर फेंकता है, ये साइन देखो याद रखना है, साइन अगर माइनस में थीटा हो तो याद आ जाता है, ये लिख जाते हैं माइनस साइन थीटा। अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा हो तो ये कॉस थीटा ही रहता है, ठीक है। तो कैसे याद रखें? कॉस माइनस को खा जाएगा, साइन माइनस को फेंक देगा, कॉस माइनस को खा जाएगा, साइन माइनस को फेंक देगा। तो ये साइन माइनस को फेंकेगा बाहर, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा आपका k लैम्डा x, क्या बना? साइन θ1 माइनस प्लस साइन θ2। कोई दिक्कत? हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है ex, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इतना। बोलो इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतनी बात बढ़िया से क्लियर हो गई। तो x डायरेक्शन का आ गया, अब हम निकालेंगे y डायरेक्शन। इसको बढ़िया से नोट करना, इस पर बनाना अच्छे से स्टार। देखो इसी से बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल के दिखाएंगे तुमको, इस पर बना लो स्टार, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ अब हमको निकालना है, तो ये आ गया d, वापस से इसका यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए? y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। चलो y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और पिया है, चलो हम निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू होगी कितनी होगी? जिसकी वैल्यू है d e साइन थीटा। d की वैल्यू बेटा ये रही, पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, k लैम्डा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लग जाएगा आगे साइन थीटा। चलिए ये आ गई वैल्यू अपने पास।
डी ई वाई। अब क्या करें सर? करना क्या है? वही करना है जो पहले किया। इस x को कॉमन लो और इसको निपटाओ, सेक स्क्वायर में निपटाओ सबसे पहले तो, ठीक है, निपटाओ। चलो, तो के लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा, सर थीटा ही थीटा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा। चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या कितना होता है बेटे? सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए लाल कलर, ओ लहू मुँह लग गया, सेक से सेक गायब। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स गायब, क्या बचा? सर बचा के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एक एक्स, ये बचा के लैम्डा। अभी उसमें क्या बचा था? के लैम्डा अपॉन एक्स और आगे बचा था कॉस थीटा, यहाँ बचा है साइन थीटा। अब इसका क्या करेंगे सर? वही करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था? इंटीग्रेशन। क्या किया था बेटे? इंटीग्रेशन। नोट कर लो, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। चलिए सर यहीं कर लो ना, बार बार पेज चेंज कर करके परेशान हो गए सर आप भी। सही कहते हो बेटे, सही कहते हो, परेशान तो हो गए, मगर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अपन सारी परेशानी झेलेंगे, टेंशन मत लो। चलो डी ई वाई इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन करोगे तो ये डी थोड़ी बचेगा, ई हो जाएगा ई वाई, फुल हो गया ना, ई वाई। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन कर दिया बेटे, क्या बचा? के लैम्डा साइन थीटा डी थीटा बाय एक्स। सर इसमें भी वही लगाना पड़ेगा, क्या? लिमिट वही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कहाँ से कहाँ? माइनस थीटा 2 से थीटा 1, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। इंटीग्रेशन लगाओ, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। बहुत बढ़िया सर। कुछ बच्चे ना पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, सर मैंने कर लिया सॉल्व, वेरी गुड। जिसको नहीं आया, चलो बेटा सॉल्व करो एक बार, तुम खुद से सॉल्व करो, तुम सीख गए ना, तुमको सिखा दिया हमने। चलो सॉल्व करके बताओ, लास्ट में चेक करेंगे किस किस का आया। के बाहर, लैम्डा बाहर, अपॉन एक्स बाहर, अंदर बचा क्या बेटे? थीटा 1 से अंदर बच रहा है अपना साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस कोस थीटा, वेरी गुड। तो के लैम्डा बाय एक्स ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इधर बचेगा माइनस कॉस 2 से कॉस 1। सर अब क्या करें? बस वही करना है जो नहीं करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है बेटे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो इधर ही कर लेते हैं, साइड में आओ, लगाओ के लैम्डा एज इट इज बाय एक्स, अपर लिमिट करा तो कॉस, अच्छा माइनस भी तो, अच्छा माइनस को बाहर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस को ले लिया हमने बाहर। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा, कॉस अपर लिमिट मतलब कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 2। अभी क्या बताया तुमको? साइन माइनस को फेंकता है, कॉस माइनस को खा जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा बाय एक्स। इधर बचेगा कितना? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सर इस माइनस को इंटू कर दो, माइनस को बेटा अंदर इंटू कर दो। देखो इक्वेशन क्या बनेगी? के लैम्डा बाय एक्स कॉस थीटा 1 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस के लैम्डा कॉस थीटा 2 बाय एक्स। इसको हम घुमा फिरा के क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं के लैम्डा बाय एक्स ब्रैकेट में बचा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आगे वैल्यू बेटा वाई डायरेक्शन में। नोट करो दोनों चीज़ें। अब काम की बात बताऊंगा मैं, जो तुमको लिख के याद रखनी है, ताकि जब हम गॉस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे मैं ये चीज़ वापस से आपको रिलेट करवा दूंगा। इतनी बात क्लियर? देखो हमने 2 चीज़ें निकाली हैं अभी तक, 2 चीज़ें हमने बढ़िया सीखी हैं। हटा दें, नोट कर लिया आपने? बढ़िया से नोट कर लो, कर लिया नोट? चलो देखो हमने 2 चीज़ें बढ़िया से पढ़ी। एक हमने पढ़ा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो होगा के लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दूसरा क्या है, ई वाई के लैम्डा बाय एक्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, चलो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर ये वायर इनफाइनाइट होता तो क्या होता, अगर तुम साथ हो, अगर मगर क्या, अगर ये वायर इनफाइनाइट होता तो क्या होता, इनफाइनाइट होता तो वही होता जो इनफाइनाइट में होता। क्या होता देखो, अगर ये वायर इनफाइनाइट होता जाएगा, ध्यान से समझना, अगर ये वायर बड़ा होता जाए, मान लो वायर इतना बड़ा हो जाए, ये लेंथ मैंने बढ़ा दी, देखो क्या ये एंगल बढ़ गया, ये सर बढ़ गया ना सर, ये एंगल बढ़ गया, देखो ये एंगल बढ़ गया, ये हो गया, ये एंगल भी बढ़ गया। इसका मतलब ये वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये एंगल, ये जो एंगल है मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री। अरे ये मैक्सिमम हो जाए, बढ़ता जाए ऊपर एकदम आसमान अंतरिक्ष में चला गया तो वहाँ से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और ये चला गया पाताल में चला गया रावण के पास है तो कितना हो जाएगा ये भी 90 डिग्री। तो अगर इनफाइनाइट वाला केस होगा तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे बेटा, अगर इनफाइनाइट होता तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू कितना होता बेटा 90 डिग्री। कितना होता 90 डिग्री। चलो यहाँ भी 90 पुट करो, यहाँ भी 90 पुट करो, कितना फॉर्मूला बनेगा देखो, ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 90, साइन 91, दूसरा साइन 91, 1 प्लस 1 कितना होगा बेटे 2, तो ये आ जाएगा 2 सर, 2 कैसे आया सर 90 साइन 90, इस 90 की वैल्यू 1 प्लस इस 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना गया 2, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय एक्स। पर पता है क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ये वाला ऑप्शन देंगे नहीं, ऑप्शन देंगे पूरा खोल के। कैसे देंगे देखो, 2 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन एक्स। 2 से ये भी निपटा देंगे, क्या बनेगा फॉर्मूला लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये बना फॉर्मूला। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास कितना फॉर्मूला होगा, कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि एक फाइनाइट वायर है, बताओ एक्स डायरेक्शन में एक किसी पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज चलो वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में अगर वायर इनफाइनाइट हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सोचो, ये भी 90 ये भी 90, cos 90 0, cos 90 0 0 0 सब कुछ 0, ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब इनफाइनाइट के केस में नीचे की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ही नहीं है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में बनता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन बनता है बेटा, इस डायरेक्शन बनता है। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने सीख ली, ये फॉर्मूला नोट करके रखो, इनफाइनाइट का केस नोट करके रखो, इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हमने बढ़िया से फाइंड कर लिया है। बोलो टॉपिक बढ़िया से समझ में आया। ठीक है, ये लेक्चर बहुत जो है वो 1 घंटे का आसपास हो गया होगा और बढ़ेगा, तो मैं क्या काम करने वाले हैं, आने वाले टॉपिक को मैं पार्ट 2 में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पार्ट 2 की, जिसके अंदर जो फर्स्ट पेज में मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे वो हम पार्ट 2 में जो है वो कवर कर लेंगे।